तो चलिए आज हम लोग भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है तो पहले उस टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे इसका सब टॉपिक अगर हम देखें और पढ़ने का क्रम देखें तो पहला होगा परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। इसमें हम ये देखेंगे कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी क्यों कहा गया। ठीक है, दूसरा हमारा सब टॉपिक है परिचय के बाद इसकी स्थिति व विस्तार, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ स्थित थी और कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, ये हम कहाँ देखेंगे तो अपने सब टॉपिक स्थिति व विस्तार में देखेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा सब टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के इतिहास के बारे में, कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे खोजा गया। ठीक है, वो हम कहाँ देखेंगे, इस वाले सब टॉपिक में देखेंगे। ठीक, फोर्थ हमारा सब टॉपिक आएगा कालक्रम। क्या आएगा, कालक्रम। ठीक है, टाइम पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही, ये हम कहाँ देखेंगे, इस वाले टॉपिक में देखेंगे, कालक्रम में। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ टॉपिक हमारा बनेगा, फिफ्थ सब टॉपिक आप देख लीजिए, जिसका नाम है नामकरण। मतलब इसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये कहाँ देखेंगे, नामकरण वाले सब टॉपिक में हम देखेंगे। टोटल हो गए यहाँ पर अभी फिलहाल में हो गए 5। ठीक है, सिक्स्थ हमारा सब टॉपिक है प्रमुख स्थल। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। सिंधु घाटी सभ्यता में आप आगे देखेंगे जहाँ पर विभिन्न विभिन्न स्थल आपको दिखाई देंगे, कई सारे शहर आपको दिखाई देंगे, जिसमें से हमको इम्पोर्टेंट शहर को पढ़ना है। ठीक है, तो हम कहाँ पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में हम उसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका सब टॉपिक है लिपि, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी लिपि में लिखते थे, है ना, ब्राह्मी लिपि में लिखते थे, फारसी लिपि में लिखते थे, दाएं से बाएं लिखते थे कि बाएं से दाएं लिखते थे, ये सब चर्चा कहाँ होंगी, इस वाले टॉपिक में होंगी, लिपि वाले टॉपिक में होंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके उद्भव व विकास को, कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत देंगे, जिसको हम कहाँ जानेंगे, उद्भव व विकास के टॉपिक में हम सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, फिर कैसे वो जो है उस सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास की ओर बढ़ी। ठीक है, ये हम कहाँ देखेंगे, उद्भव व विकास वाले टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन। इसके बाद हमारा सब टॉपिक बनेगा सामाजिक जीवन, कि इनका सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, है ना, राजनीति कैसे थी वहां पर जो है, ये कहाँ देखेंगे,
इस वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन इनकी कला एवं संस्कृति को। इसके बाद हमारा सब टॉपिक बनेगा पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया, कैसे इसका अंत हुआ। तो ये सब टॉपिक में हमने डिवाइड कर लिया है सिंधु घाटी सभ्यता को। पहला टॉपिक हमारा क्या है, परिचय, स्थिति व विस्तार, फिर खोज के इतिहास, फिर कालक्रम, फिर नामकरण, फिर प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, फिर लिपि, उद्भव व विकास, इनका आर्थिक जीवन कैसे था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कला एवं संस्कृति, और उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर सिंधु घाटी सभ्यता में करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा सब टॉपिक कौन सा है भैया, परिचय। ठीक है, कौन सा है, परिचय। ये हमारा पहला सब टॉपिक है। लेकिन परिचय को भी जानने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना जरूरी है, जिसके बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते। ठीक है, उसको जानना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल से समझिएगा आप, एग्जाम्पल से। जैसे ये है एक एच शहर, वहीं पास में है एम शहर, वहीं फिर पास में है सी शहर। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहला एच शहर, दूसरा एम शहर, तीसरा सी शहर, यही बाजू में है के शहर, और वहीं नीचे है उसके एल शहर। ठीक, एच शहर में एक बहुत बड़े इतिहासकार पुरातत्वविद बी नामक व्यक्ति रहते थे। ठीक है, एच शहर में बहुत बड़े इतिहासकार और पुरातत्वविद बी नामक व्यक्ति रहते थे। ठीक, इनको अपनी जमीन पर घर बनवाना था, है ना। ये एच शहर में किराए में रहते थे, लेकिन अब इनको अपना खुद का घर बनवाना था। तो इन्होंने ए नामक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि आप मेरा घर बना दीजिए। ए नामक व्यक्ति 100 की रफ्तार में अपनी टीम लेकर कहाँ गया, एच शहर में आ गया। अब एच शहर में बी नामक व्यक्ति से मिला और बी नामक व्यक्ति ने उसको जमीन दिखाया जहां पर घर बनाना था। और हम सभी जानते हैं कि घर बनाने के लिए सबसे पहला अगर जो स्टेप है वो है जमीन की खुदाई करनी पड़ती है। ठीक है, जमीन की खुदाई करनी पड़ती है। तो ए नामक कॉन्ट्रैक्टर ने बी नामक व्यक्ति हैं, इनके जमीन पर जाकर घर का निर्माण कार्य शुरू किया, जहां पर सबसे पहले उसने जमीन की खुदाई की। और वहीं पर जब खुदाई हो रही थी तो जिनका घर बन रहा है बी नामक व्यक्ति का, वो वहीं पर खड़े थे। जब खुदाई होना स्टार्ट हुआ तब अंदर से देखा गया कि कुछ मूर्ति मिल रही हैं, कुछ बर्तन मिल रहे हैं, कुछ पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिल रहे हैं, कुछ सिक्के मिल रहे हैं, कुछ हड्डियां मिल रही हैं। इस तरीके से बहुत सारे साक्ष्य मिलना शुरू हुए। अब ये तो इतिहासकार थे, बड़े पुरातत्वविद थे, ये तुरंत वहां पर समझ गए यार यहाँ पर अगर इतनी सारी चीजें मिल रही हैं मतलब यहाँ पर कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर था। तुरंत जो है इन्होंने जो अंदर से साक्ष्य मिल रहे थे, जो अंदर से
वस्तुओं के अवशेष मिल रहे थे या स्वयं वस्तु मिल रही थी, उसको ले जाकर लैब में ले गए और पता करवाए कि भाई ये बताओ इसकी उम्र कितनी है। तो वहाँ से मालूम पड़ा कि भाई साहब ये तो 4,500 साल पुरानी है। बोले 4,500 साल लगभग पुरानी है? बोले हाँ, लगभग 4,500 साल पुरानी है ये सब चीज़ें। तो फिर जो है ये तुरंत समझ गए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। फिर ये बी नामक व्यक्ति बड़े विद्वान थे, तुरंत जो है कहाँ भाग गए? एम शहर में। यहाँ पर इन्होंने खुदाई करवाई तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर भी वही चीज़ें मिल रही हैं, वही मूर्ति के साक्ष्य मिल रहे हैं, वही बर्तन के साक्ष्य मिल रहे हैं, वही ईंटों के साक्ष्य मिल रहे हैं। फिर पता लगवाइए तो इनको मालूम पड़ा कि ये भी 4,500 साल पुरानी है। तो फिर ये फिर सी शहर में गए, फिर के शहर में गए, फिर एल शहर में गए। मालूम पड़ा सब जगह जब खुदाई कराने से अंदर से जब वस्तुओं के अवशेष मिल रहे हैं या जो वस्तुएं मिल रही हैं वो सब की सब लगभग 4,500 साल पुरानी हैं आज से। मतलब ये विद्वान समझ तो गए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रहा होगा, यहाँ पर कोई ना कोई तो उस समय रहते होंगे और जब वो रहते होंगे तो बढ़िया सी जो है मकान बनाते होंगे, क्योंकि ईंटों के साक्ष्य मिले। अगर वहाँ रहते होंगे तो कहीं ना कहीं वो बर्तन बनाते होंगे, क्योंकि बर्तनों के साक्ष्य मिले। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सभ्यता रही होगी और ये सारे शहर आपस में जुड़े हुए होंगे। इन्होंने ये तो अनुमान लगा लिया, लेकिन अब हमें इस एथ शहर के बारे में जानना है, अब हमें एम शहर के बारे में जानना है कि आखिरकार क्या क्या वहाँ पर जो वस्तुएं मिली हैं उनका क्या उपयोग था, यहाँ के लोग क्या करते थे, ये जानने की उत्सुकता थी। ठीक है, तो अब इस शहर को जानना है, इस शहर को जानना है, ऐसे ही सभी शहर को जानना है। तो जानने के दो तरीके थे। एक तो था कि हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जान लें, और दूसरा तरीका था कि हम लिखित साक्ष्य के आधार पर जान लें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या रिटन एविडेंस। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर या तो जान लें इस शहर के बारे में कि यहाँ के लोग क्या क्या करते थे, या फिर लिखित में कुछ मिल जाए जिससे हम जान लें कि यहाँ के लोग क्या क्या करते थे 4,500 साल पहले। और तो कोई तरीका था नहीं, क्योंकि उस समय तो कोई था नहीं। फिर दो ही तरीके थे जानने के, क्योंकि 4,500 साल पहले की बातों को जानना था। तो दो तरीके थे, एक तो भैया ये तरीका था और दूसरा तरीका था लिखित साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब यह है कि जो भी वस्तुएं अंदर मिल रही हैं या वस्तुओं के अवशेष मिल रहे हैं उससे ये पता लगाया जाता है कि यहाँ के मनुष्य क्या करते थे। जैसे पकी हुई ईंट का टुकड़ा मिल गया तो अब उससे विद्वान जो है अनुमान लगाएंगे कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ के लोग भवन का निर्माण करते रहे होंगे, यहाँ के लोग बिल्डिंग बनाते होंगे, क्योंकि पकी हुई ईंट मिली है ना। अगर वही बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब यहाँ के लोग बर्तन को बनाना जानते होंगे। इस तरीके से जो है पूरा जो साक्ष्य हमें मिलते हैं उससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोग ये करते रहे होंगे। इसे कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, लिखित साक्ष्य